Yeah. So second supplementary unit was solid angle, और डिनोट करेंगे डी ओमेगा से। जैसे प्लेन एंगल को डी थीटा से डिनोट किया था, सॉलिड एंगल को डिनोट करेंगे हम लोग डी ओमेगा से। बहुत इंटरेस्टिंग और इजी कॉन्सेप्ट है ये। इट इज़ नॉट रियली बिग डील। ये जैसे हमने डी थीटा देखा था, उसका थ्री डायमेंशनल एनालॉगस है, मतलब थ्री डायमेंशनल वर्जन है एंगल का बेसिकली। इसका मतलब क्या, अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था कि जो एक आर्क था, अभी अभी बताया मैंने, ये जो एक आर्क है, ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा था, ये आर्क ए डी एस हमने लिखा था या ए बी हमने लिखा था। तो ये जो आर्क सेंटर पे, किसके सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना था उसका नाम होता है डी थीटा। ओके। अब इंस्टेड ऑफ आर्क टू डायमेंशन होता है, सॉरी वन डायमेंशन होता है। इंस्टेड ऑफ आर्क अगर मेरे पास एक एरिया है, लेट अस से ये एरिया है मेरे पास डी ए, ये एरिया सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, ये जो एरिया है ये स्पीयर के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। ओके। तो एक आर्क सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, दैट इज प्लेन एंगल। और एक एरिया, सम एरिया, बेसिकली आप ऐसा भी ले सकते हो, एक आप थ्री डायमेंशनल बॉल ले सकते हो, नॉर्मल बॉल, उसका एक छोटा सा पार्ट ले लो, राइट, और वो छोटा सा पार्ट उस स्पीयर के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज सॉलिड एंगल, राइट। तो इजी है, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट को थ्री डायमेंशन में ला रहे हैं अब। तो द एरिया डी ए, इट इज मेकिंग सम एंगल एट द सेंटर ऑफ अ स्पीयर, तो दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज डी ओमेगा। और सबसे इजी तरीका है समझने का, कोन। अगर आपको व्हेन यू ईट कोन, बहुत जगह पे खाया होगा आपने, आइसक्रीम कोन होगा, राइट। तो जब आप कोन के अंदर देखते हो, तो वो जो एंगल बनता है उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। बहुत सिंपल है। टू डायमेंशनल तो पता है, दो लाइन के बीच का एंगल। थ्री डायमेंशनल एंगल मतलब वो कोन के अंदर आप देखोगे जो एंगल बनेगा वो थ्री डायमेंशनल एंगल है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, सिंपल लैंग्वेज। और डिफाइन कैसे करते हैं, एग्जैक्टली सेम वे में जैसे आपने डी थीटा को डिफाइन किया था डी एस अपॉन आर। मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी फिलहाल। इफ यू रिमेंबर, हमने यहाँ पे डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर डिफाइन किया था, क्योंकि एंगल जो होता है ना, एंगल का डायमेंशन नहीं होता, एंगल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऐसा क्वांटिटी होता है बेसिकली, मतलब दो सेम क्वांटिटी का रेशो होता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये याद रहेगा आपको इससे, राइट। अब वो था टू डायमेंशन डी थीटा, हम लोग बात कर रहे हैं थ्री डायमेंशन की, तो मैं थीटा की जगह लिखूंगा ओमेगा, और यहाँ पे एरिया आ गया तो डी एस की जगह पे आएगा डी ए एरिया, और आर की जगह पे आर स्क्वायर। तो हम लोगों ने, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया था सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, टू डायमेंशनल एंगल, इट इज़ द रेशो ऑफ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यहाँ पे इट इज़ द रेशो ऑफ एरिया ऑफ अ पोर्शन, क्योंकि मैं पोर्शन ले रहा हूँ उस बड़े स्पीयर का, टू दैट ऑफ रेडियस स्क्वायर, दैट इज सॉलिड एंगल डी ओमेगा, राइट। तो ये भी देखो एरिया, क्योंकि एरिया भी क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, राइट, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू लेंथ, मतलब बेसिकली मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये भी नंबर बन गया हमारा, करेक्ट। बहुत सिंपल है। तो लेट अस पुट पॉइंट बाय पॉइंट जो हमने सीखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना पड़ेगा कि ये है क्या, दिस इज अ थ्री डायमेंशनल एंगल। सो दिस इज अ थ्री डायमेंशनल एनालॉग। एनालॉग मतलब एंगल का थ्री डायमेंशनल वर्जन है ये। सो इट इज अ थ्री डायमेंशनल एनालॉग ऑफ डी थीटा। तो मैंने जैसे सबको बताया, वहाँ पे आर्क था, यहाँ पे एरिया है डिनोमीटर में, वहाँ पे रेडियस था, यहाँ पे आर स्क्वायर है। एंड इट इज डिफाइंड एज, एंड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया अभी मैंने आपको बताया, इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ द पोर्शन, एज द एरिया ऑफ द पोर्शन। किसका पोर्शन लिया था हम लोगों ने, आई एम जस्ट इंटेंशनली रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन सो दैट यू रिमेंबर। So it is basically area of the portion of surface of a sphere, of surface of a sphere
टू व्हाट, हमने लिया ना अभी अभी बताया मैंने, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ area of the portion of the surface of a sphere to that of square of radius of the sphere, square of radius of the sphere. ओके, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा भी है, thus d omega equal to dA by r square is the solid angle, is the solid angle subtended by area ds at the center of sphere, area ds at the center of sphere, at the center of sphere, सेंटर ऑफ स्पीयर को मैं बोलता हूँ ओ, ओ। तो इमेजिन करो, अदरवाइज आई विल ड्रॉ इट हियर। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक स्पीयर ले रहे हैं, स्पीयर का सेंटर है ओ, और उस पर हम लोग एक एरिया इमेजिन कर रहे हैं। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू शो दिस, क्योंकि मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, बोर्ड 2 डायमेंशनल होता है, और हम जो चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं वो 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल चीज़ें 2 डायमेंशन पे ड्रॉ करना, it's very difficult part, but I am trying to show it here so that you can imagine. Yes. So something like this. तो आप समझ लो, आप एक स्पीयर पे ऐसा लाइक अ कोन, स्पीयर का एक स्मॉल पार्ट ले रहे हो जो कोन है, तो ये एरिया जो हो गया आपका डी ए, ये जो एरिया डी ए एंगल बनाएगा सेंटर ओ पे, दैट इज बेसिकली 3 डायमेंशनल एंगल, राइट। बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल, एंड एट द एंड ऑफ दिस टुडेज लेक्चर में वापस रिपीट करूंगा ये, राइट। तो इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। तो अब इसको, इसके यूनिट्स क्या, जैसे हम लोगों ने सॉलिड एंगल डी थीटा के यूनिट्स देखे रेडियंस, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। तो वहाँ पे वो रेडियन था, यहाँ पे स्टेरेडियन है, और आप इसको डिनोट करते हो एस आर से, एस आर से। अगर अब हमको ये देखना है कि पूरा एक स्पीयर, पूरा एक बॉल सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, तो हम डेफिनेशन यूज करेंगे, therefore for a solid, for a sphere, for a sphere dA, एरिया ऑफ स्पीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ स्पीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, therefore solid angle d omega will be dA upon r square by definition। तो dA मतलब 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कैंसल कैंसल, तो d ओमेगा दैट इज 4 पाई स्टेरेडियन एस आर, राइट। मतलब पूरा एक स्पीयर, पूरा स्पीयर, मैं अभी स्पीयर के पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हमने डिफाइन किया तो मैंने एक स्पीयर के एक पोर्शन ले लिया था, स्पीयर पे एक छोटा सा मैंने रीजन ले लिया था, वो छोटा सा रीजन या पोर्शन या एरिया जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसको हम लोगों ने बोला था सॉलिड एंगल, मतलब एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। फिर हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं फॉर स्पीयर, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे कि पूरा का पूरा स्पीयर सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, राइट। तो 4 पाई स्टेरेडियन बाय डेफिनेशन डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और डी ए एरिया ऑफ स्पीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसल, तो 4 पाई स्टेरेडियन, दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय whole sphere at the center। therefore a sphere subtends मतलब makes, subtends 4 pi steradian at its center, right। बहुत easy concept है, very simple thing। because we are talking about this, हम लोग इससे related एक example ले लेते हैं अब related to angles। so let me see if I can, just a minute। I'm not able to paste it here, no worries, let me just
write down the question here then. Okay, anyways, yeah, so anyways, I'll put a question here itself. तो हमारा एग्जाम्पल 1.1 एग्जाम्पल बहुत इजी है और रियल लाइफ से रिलेटेड है. व्हाट इज द एंगल, solid angle, what is the solid angle subtended by the moon at any point of the earth given the diameter of moon, given the diameter of moon is 3474 kilometer and its distance to the earth, and its distance to the earth is 3.84 into 10⁸ मीटर. ओके, तो न्यू बुक्स जो आप लोग लोगे उसमें बहुत सारे करेक्शंस है, तो इफ यू फॉलो दैट यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स. एनीवेज, अब बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. तो फॉर एग्जांपल हम अर्थ की सरफेस पे खड़े हैं, यहाँ पे मून है और हमको ये देखना है कि मून, क्योंकि मून सॉलिड एंगल बनाएगा, क्योंकि ये मून का एरिया दिखेगा हमको. हम लोग मून को ऐसा पूरा स्फीयर तो देख नहीं सकते, हम लोग मून का सिर्फ एक फेस मतलब मून का डिस्क देख सकते हैं. तो ये जो मून है ये अर्थ के सरफेस पे एट एनी पॉइंट एक सॉलिड एंगल बनाएगा. तो ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा हमको पूछा है, व्हाट शुड बी द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट, राइट. बहुत इजी क्वेश्चन है, इट इज एक्सट्रीमली इजी, क्योंकि अभी हमने देखा कि हाउ डू वी डिफाइन डी ओमेगा सॉलिड एंगल. तो लेट्स से हमको पता है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला. तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया, अभी बताया मैंने, पर यहाँ पे एरिया किसका, एरिया ऑफ द डिस्क ऑफ मून. तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर था ना, एरिया ऑफ द डिस्क ऑफ मून डिवाइडेड बाय अर्थ मून डिस्टेंस स्क्वायर, मून अर्थ डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब ये जो डिस्टेंस दिया होगा आपको लेटर से आर, ये जो एरिया है डी ए. तो अगर आप देखोगे, इफ आई गो बैक टू लास्ट स्लाइड, बाय डेफिनेशन ये डिस्टेंस आर था, ये डी ए था. तो हमने डिफाइन कैसे किया, डी ए मतलब ये एरिया अपॉन आर स्क्वायर. तो सिमिलरली यहाँ पे ये एरिया डी ए अपॉन आर स्क्वायर, राइट. तो बहुत इजी चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा टू मेक फिजिक्स मोर सिंपल एंड मोर स्कोरिंग. क्योंकि गलती कहाँ होती है फिजिक्स में, एक गलती ये होती है कि हम लोग एग्जाम्स में, स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में, इट मैटर्स कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है. भले ही आपको सब आता है, आपने सब करेक्ट लिखा है, मार्क्स नहीं मिलते बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंटेशन. वाई? बिकॉज आई कैन टेल यू कि मैं खुद पेपर चेकिंग कमेटी में रहा हूँ, राइट फ्रॉम 12th बोर्ड अंटिल एमएससी लेवल, इंजीनियरिंग का, ग्रेजुएशन का, एमएससी का, हर एक इसमें मैं पेपर चेकिंग में रहा हूँ. तो होता क्या है 12th के लेवल के लिए, एक एग्जामिनर के पास, एक पेपर चेकर के पास, एक पेपर चेक करने के लिए 2 या 3 मिनट होते हैं. तो हम लोग ये नहीं देखते, हम लोग मतलब ऑफ कोर्स ऑल द टीचर्स, हम लोग ये देखते हैं कि इफ़ इट इज़ वेल प्रेजेंटेड तो हमको रीडिंग में ईजी होता है. तो जो मैं आपको बताऊंगा, आपको पहले दिन से वो हैबिट डालनी है. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से उस पर आ जाऊँगा, जो रूल्स बताऊँगा वैसे ही लिखना आपने. एनीवेज, तो अब बेसिकली एरिया ऑफ द डिस्क ऑफ मून, यस. तो मैं आपको ये बता रहा था, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट हमेशा करेंगे गिवन क्वांटिटीज से. इसका एक रीज़न ये होता है गिवन लिखते टाइम कि आप लोगों को हर एक चीज़ सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे डायामीटर दिया है, डायामीटर मतलब कैपिटल डी दिया है आपको, हमको चाहिए रेडियस, लेकिन डायामीटर दिया है आपको किलोमीटर में, राइट. जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स एसआई सिस्टम में होने चाहिए, अनलेस मेंशन. अगर आपको बोला है कि आंसर सीजीएस में फाइंड करो तो ही सीजीएस में जाएगा, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट
सिस्टम इंटरनेशनल में रहेगा, तो पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर में। तो 3474 इंटू 10 पावर 3 मीटर्स, तो इसलिए गिवन क्वांटिटीज पहले लिखना होता है हम लोगों को। फिर डिस्टेंस जो है आर वो ऑलरेडी दिया है आपको, दैट इज 3.84 इंटू 10 पावर 8, राइट। तो आपको रेडियस भी मिल जाएगा, ये जो डिस्क है इसका रेडियस भी मिल जाएगा आपको, तो हम लोग लिखेंगे। एनीवेज, एरिया ऑफ डिस्क ऑफ मून, मून को आप देखते हो तो आपको डिस्क दिखता है, मतलब सर्कल दिखता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस and small r is distance to the moon. Capital R is radius of disk of moon, मतलब इतना part, this in red, this is capital R which is d by 2, okay, और small r is distance, तो अर्थ मून डिस्टेंस का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर। तो इसको सिर्फ सॉल्व करना है हम लोगों को। तो इट इज पाई r is d by 2, मतलब 3474 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर, अपॉन डिस्टेंस इज 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर का स्क्वायर। तो यू हैव टू सॉल्व दिस, यू हैव टू simplify this thing and then you have to calculate. So it is very simple. Then I'll tell you a trick of solving questions also. Mathematics, not mathematics but calculations here. बहुत सिंपल है। 3474 का हाफ तो आपको ऐसे भी आ जाएगा 1737, राइट। तो ये आ गया 1737। आप नॉर्मली करना क्या, क्योंकि 10 के पावर्स इन्वॉल्व है ना, तो नीचे अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो ऊपर भी एडजस्ट कर लो, तो इट मेक्स योर वर्क प्रिटी ईजी सॉर्ट ऑफ, राइट। तो बहुत ईजी कर देगा आपका काम ये। तो अगर आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हो तो पाई 1.737, मैंने पॉइंट नहीं था, मैंने लगाया है, मतलब 10 पावर 3 और एक 10 पावर 3 एक्स्ट्रा आएगा तो 10 पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट नहीं था, मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ओके। तो दिस इज, इट विल मेक कैलकुलेशन सिंपल। 3.84 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर। अब हो गया आपका काम बहुत सिंपल, क्योंकि आपको सिर्फ पाई की वैल्यू डालनी है। 1.37 अपॉन 3.84, आपको पता होगा हाउ मच इट इज समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, ओके। तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली 10 के पावर सॉल्व हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर में 10 पावर 6 रेज़ टू 2, तो न्यूमरेटर में आएगा 10 पावर 12, नीचे आएगा 10 पावर 16। इसको सॉल्व कर लो एंड some number here, that calculation you can do. Well, I can tell you final answer आपका आएगा 2.0 something, around 2.05 maybe, right, 4 or 5 into 10 power minus 5 steradian, right, SR। और अगर आपने ये यूनिट नहीं लिखा तो हाफ मार्क जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। अगर आपने SR नहीं लिखा, यूनिट नहीं लिखा फाइनल आंसर में, तो यू विल लूज हाफ मार्क, ओके। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ से कनेक्टेड क्वेश्चन है। हम घर के बाहर खड़े हैं, इट इज़ अ वेरी गुड क्लीन स्काई। आप देख सकते हो पीछे मेरे बैकग्राउंड पे भी वो सोलर इक्लिप्स है, राइट। तो वैसा ही समझ लो कि एक डिस्क को देख रहे हैं हम लोग और फिर उसके मून को देख रहे हैं बेसिकली। तो हमको पता करना है कि ये जो मून है ये अर्थ पे या फिर मेरे आई पे, मेरी आंखों पे कितना एंगल बनाएगा। तो दैट इज, वी हैव जस्ट यूज बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल। एरिया ऑफ डिस्क ऑफ मून, क्योंकि मून हमें सर्कुलर दिखता है, तो एरिया ऑफ डिस्क विल बी पाई आर स्क्वायर। डिस्क इज बेसिकली सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर बाय डेफिनेशन हमने सॉल्व कर लिया, और 2 इंटू 10 पावर -5 स्टेरेडियन हमको मिल गया आंसर, राइट। तो बहुत सिंपल था। Now we go to next topic. Next topic is basically conventions। मैंने जैसे आपको बताया था कि यूनिट्स को लिखने का भी रूल्स है। मैं ये टॉपिक स्किप कर सकता था, बट आई डोंट वांट टू स्किप एनीथिंग। सो कन्वेंशंस ऑफ फॉर यूज ऑफ SI यूनिट्स, फॉर यूज ऑफ SI यूनिट्स। तो इट इज़ नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, क्योंकि ये जनरल लाइफ में, जनरल फिजिक्स के लाइफ में बेसिकली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो अपने आप आदत पड़ जाती है उसकी।
या फिर आप थ्योरी लिखोगे तभी भी हो जाता है, लेकिन देयर आर सम रूल्स, ये रूल्स पता होने चाहिए। सबसे पहला रूल, हम किसी भी क्वांटिटी के यूनिट को सिंबल के साथ लिखते हैं। मतलब मीटर को एम लिखेंगे लेंथ होगा तो, टाइम को एस लिखेंगे सेकेंड्स में होगा तो, देन मास को केजी लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ किलोग्राम राइटिंग वोल हम लोग केजी लिखेंगे। तो नॉर्मली यूनिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। तो दिस इज फर्स्ट रूल, यूनिट्स ऑफ every physical quantity should be represented by its symbol, represented by its symbol। तो पूरा नाम हम लोग लिखते नहीं हैं, राइट। अगर लिख भी लिया हम लोगों ने फुल नेम, राइट, तो अगर फुल नेम लिख रहे हो तो फुल नेम में पहला अल्फाबेट भी स्मॉल लिखा जाता है। अनलाइक हमारे नाम में हम लिखते हैं, आपका जो भी नाम होगा, या मेरा नाम है वेंकट, तो वी इज कैपिटल बेसिकली, बट हम लोग यहाँ पे यूनिट्स लिखते वक्त, भले ही वो यूनिट एक साइंटिस्ट के नाम से आया होगा, जैसे जूल है, जैसे न्यूटन है, हम लोग पहला अल्फाबेट स्मॉल ही लिखते हैं। So this is second rule, second convention. Full name of a unit always starts with small letter, even if the name of the unit is after a person। Example, for example, force 1 न्यूटन, तो स्मॉल n लिखूंगा। एनर्जी 1 जूल, तो स्मॉल लिखूंगा, राइट, ओके। लेकिन अगर जब मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ, if I am using symbol, I am not writing completely, I am just using symbol। तो उस केस में क्या होता है कि अगर यूनिट का नाम साइंटिस्ट के नाम से है, जैसे 1 न्यूटन, तो मैं 1 कैपिटल N लिखूंगा। 1 जूल, तो मैं 1 कैपिटल J लिखूंगा। लेकिन अगर लेंथ लिख रहा हूँ तो मैं 1 मीटर लिखूंगा स्मॉल m के साथ। मैं अगर किलोग्राम लिख रहा हूँ तो मैं 1 kg लिखूंगा स्मॉल के साथ, राइट। तो ये जनरल रूल्स है, ओके। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, पूरा नाम लिखते समय सब के सब अल्फ़ाबेट्स स्मॉल में होने चाहिए, इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, फर्स्ट लेटर भी स्मॉल में होना चाहिए। और अगर आप सिर्फ सिंबल लिख रहे हो और वो यूनिट अगर एक साइंटिस्ट के नाम से दिया गया होगा, मतलब एक पर्सन के नाम से दिया गया होगा, तो फिर सिंबल में कैपिटल लिखा जाता है। तो सम क्यों लिखा जाता है वो आपको आगे समझेगा, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझेगा। 2-3 रूल के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, राइट। ओके, तो बट symbol for a unit named after a person, named after a person should be in capital, should be in capital। तो ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है आपको, तो दिस इज एग्जाम्पल हियर। तीसरा रूल, प्लूरल हम लोग कभी नहीं लिखते। अगर होगा फोर्स 10 न्यूटन, तो हम 10 न्यूटन ही बोलेंगे, हम 10 न्यूटन्स नहीं लिखेंगे। लेंथ अगर 5 मीटर होगा तो 5 मीटर ही लिखेंगे, 5 मीटर्स नहीं करेंगे, राइट। तो कभी भी सिंबल्स में हम लोग, सिंबल्स की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट फुल नेम की नहीं बात कर रहा हूँ। सिंबल्स में हम लोग कभी भी प्लूरल में नहीं लिखते। तो सिंबल्स फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, okay। For example, F is equal to 10 Newton, this is right। F is equal to 10 न्यूटन्स, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि फिर इसको कंफ्यूजन कैसा होता है कि मैं इसको न्यूटन सेकंड पढ़ लूंगा। हाँ, न्यूटन सेकंड, अगर न्यूटन सेकंड बोल रहे हो तो क्वांटिटी ही चेंज हो गया वो। फॉर एग्जांपल, लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, दैट इज राइट, बट लेंथ इज इक्वल टू 10 ms, मीटर सेकंड,
ये भी गलत है, ये भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं लिखते टू अवॉइड कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों को कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो पता नहीं होता हम लोगों को। तो हम लोग यूनिट से तो बता सकते हैं ना कि ये फोर्स है, या फिर ये लेंथ है, या फिर ये एक्सेलरेशन है, या फिर ये दिस लाइक एक्स वाई जेड क्वान्टिटी है। तो इसलिए याद रखना कि कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होता है। फोर्थ रूल, ओके, फोर्थ रूल ये है कि कभी भी सिंबल के बाद आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हो। जैसे 10 मीटर डॉट नहीं चलता, 10 न्यूटन डॉट नहीं, जैसे हमारे नाम में लिखते हैं ना हम लोग, फर्स्ट आपका जो इनिशियल होगा V.V.P, ऐसा हम लोग लिखते हैं, पर फॉर यूनिट्स हम लोग फुल स्टॉप नहीं लगाते। तो सिंबल्स फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप्स। सिंबल्स फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप्स। बहुत बेसिक चीज़ें हैं बट इम्पोर्टेंट है। एट द एंड दैट्स इट। सो एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट, लेट अस टॉक अबाउट मास। सो मास ऑफ द बॉडी m is 5 किलोग्राम। दिस इज राइट, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट क्योंकि k कैपिटल दिख रहा है। सो 10 किलोग्राम, दिस इज राइट, एंड मास इक्वल टू 5 किलोग्राम डॉट, दिस इज रॉन्ग। ओके, हाँ, अगर वहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा होगा तो दैट इज डिफरेंट थिंग, कि सेंटेंस के लास्ट में आया फिर वो डॉट लगाते हैं हम लोग टू इंडिकेट कि सेंटेंस खत्म हो रहा है, दैट इज डिफरेंट। ओके, दैट इज डिफरेंट। लेकिन नॉर्मली हम लोग ऐसा डॉट नहीं लगाते क्योंकि डॉट का मतलब कुछ और होता है। एनीवेज, सो विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स, हमको जरूरत नहीं है उसकी। फिफ्थ रूल, फिफ्थ रूल ये है कि यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज वन रेशो। वन रेशो का मतलब क्या? एग्जाम्पल पहले बताता हूँ, फिर हम लोग लिखेंगे बाद में। एग्जाम्पल मैं अगर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है, या फिर बाय डेफिनेशन अगर आप बोलोगे तो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम लोग को वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड पता है, और टाइम का पता है हम लोगों को अगेन सेकंड। तो हम इसका यूनिट लिखते वक्त, यूनिट में हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने वाला हूँ। तो यूनिट लिखते वक्त मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, मीटर पर सेकंड, या फिर लेट अस से लाइक दिस, मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब तो हो गया, इसका मतलब कुछ और निकलता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो जब आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उस केस में आपको यूनिट लिखना है, जैसे एक्सीलरेशन का मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये भी चलेगा, दिस इज ऑल्सो राइट। या फिर मीटर स्पेस डालना पड़ेगा आपको पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी चलेगा। लेकिन अगर आपने लिख दिया मीटर सेकेंड रेस टू -2, ये नहीं चलता। तो बीच में या तो हाइफन चाहिए, हाइफन भी चलेगा, स्पेस भी चलेगा। तो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ईदर स्पेस और हाइफन और दिस डिवाइडेड बाय। तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको। यू कैन नॉट इवन राइट मीटर और इमीडिएटली विदाउट स्पेस सेकेंड रेस टू -2, ये भी नहीं चलता है बेसिकली, राइट। तो फिफ्थ जो रूल है, आई विल पुट इट ऑन नेक्स्ट पेज। फिफ्थ रूल है the units of physical quantities in numerator and denominator, in numerator and denominator should be written as one single ratio, should be written as one single ratio। तो मीटर अपॉन सेकेंड नहीं लिख सकते हम लोग, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज करेक्ट। ओके, एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, राइट। नेक्स्ट रूल, तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है,
तो उस केस में भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इतना ही चाहिए यूनिट में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे नहीं चलता है, तो उसका मतलब अलग निकलता है बेसिकली, राइट। तो ये एक चीज़ है। देन मैंने अभी आपको बताया कि मीटर सेकेंड रेस टू माइनस टू नहीं चलेगा, बीच में स्पेस चाहिए, क्यों? तो सिक्स रूल इज रिलेटेड टू दैट। कभी कभी हमको प्रीफिक्स लगाना पड़ जाता है, क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेरी स्मॉल क्वांटिटीज या वेरी लार्ज क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 10 मिली सेकेंड्स, 10 मिली सेकेंड मतलब 10 × 10⁻³ ओके। तो मैं ऐसा हर बार तो ऐसा लिखूंगा नहीं ना, 10 × 10⁻³, 10 × 10⁻⁶, 10 × 10⁻⁹। तो हम लोग नॉर्मली ये जो 10 के पावर होते हैं ना, हम लोग ऐसा नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं 10 मिली सेकेंड। ओके, तो दैट्स वाई आई वॉज टेलिंग यू कि जब आप लास्ट एग्जाम्पल में मीटर सेकेंड रेस टू माइनस टू में स्पेस नहीं डालोगे तो उसका मतलब अलग निकलता है। तो अगर मैंने स्पेस नहीं डाला होता लास्ट केस में, उसका मतलब होता मिली, 10⁻³ सेकेंड रेस टू माइनस टू। तो दैट इज वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि कब स्पेस डालना है, कब स्पेस नहीं डालना है। तो पहले एग्जाम्पल में यहाँ पे 10 मिली सेकेंड्स, ये हो गया 10 माइक्रो सेकेंड्स, ये हो गया 10 नैनो सेकेंड्स, राइट। तो जब आप स्पेस नहीं डालते हो, उसका मतलब हम लोग प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं। प्रीफिक्स हम लोग बेसिकली 10 के पावर्स के लिए यूज करते हैं, जब बहुत स्मॉल क्वांटिटी या बहुत बड़ी क्वांटिटी की हमको जरूरत होती है तब। तो मैं एग्जांपल वापस लिख के दूंगा, आई एम करंटली रेजिंग इट, राइट। अ प्रीफिक्स सिंबल, a prefix symbol is used before a physical quantity, is used before the symbol of unit, basically is used before the symbol of unit, the symbol of unit. Example, for example 2 × 10⁻³ seconds, it can be written as 2 millisecond. Example 2 × 10⁻⁶ मीटर, तो ये आप लिखोगे 2 माइक्रोमीटर। एग्जाम्पल 2 × 10⁻⁹ किलोग्राम, सो दैट इज 2। अच्छा, अभी 9 के लिए -9 के लिए हमको आई जस्ट यूज -9 इंस्टेड ऑफ +9। तो 2 × 10⁻⁹ मतलब नैनो में आ जाएगा, और नैनो लेकिन हम लोग नॉर्मली लेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो आई विल चेंज इट, आई विल जस्ट पुट अ 3 हियर, लेट्स से 2 × 10⁻³ या फिर 10⁻⁶, वॉट एवर इट इज। तो 2 × 10⁻⁶ भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स आपको एडजस्टमेंट कैसा करना है, राइट। तो टू एग्जाम्पल्स आर सफिशिएंट, माइक्रो, मिली, नैनो, देर आर मैनी मैनी। 10 के पावर्स, 10 के पावर +3 होगा तो किलो लिखोगे, 10 का पावर +6 होगा तो गीगा या फिर मिलियन लिखते हो आप, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एनीवेज, इजी है। तो जब प्रीफिक्स होगा तब यूनिट और प्रीफिक्स में स्पेस, हाइफन, ये चीज़ें यूज नहीं होगी। तो दैट इज व्हाट इट इज वेरी सिंपल थिंग, एक्सट्रीमली सिंपल। तो यही लास्ट रूल है आपका, स्पेस और हाइफन कब यूज करना है उसका। स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू यूनिट्स। ओके, स्पेस और हाइफन must be introduced while indicating multiplication of two units. Example मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मीटर हाइफन सेकेंड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते थे, मतलब डैश बेसिकली, या फिर मीटर स्पेस सेकेंड स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते थे, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। एनीवे, सो दीस आर एग्जांपल्स।
ओके, तो मैं वापस स्लोली और रिवाइज करवाऊंगा विद एग्जांपल्स. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वी हैव लर्न दिस. तो लेट्स गो वंस अगेन व्हाट वी हैव लर्नड टुडे. आज हमने सॉलिड एंगल से स्टार्ट किया. सॉलिड एंगल एग्जैक्टली उसी टाइप का एंगल है जो नॉर्मली आप लोग अब तक सीखते आए हो. दो लाइंस के बीच का एंगल वो था प्लेन एंगल. प्लेन एंगल क्यों? क्योंकि दो लाइन एक प्लेन में होती है, टू डायमेंशंस में होती है. सॉलिड एंगल थ्री डायमेंशन में होता है. आप इमेजिन करो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी लिया कि आप मून को देख रहे हो. मून जो है ये एक डिस्क जैसा दिखता है. तो वो जो एक सर्कुलर शेप है वो आपके आंखों पे जो एंगल बनाएगा, या फिर आप कोन के अंदर देख रहे हो वैसे समझ लो. तो ये जो एंगल्स होते हैं ये एक एरिया सेंटर पे बनाता है, एक पॉइंट पे बनाता है. जैसे टू डायमेंशन एंगल में एक लाइन या फिर एक आर्क सेंटर पे एंगल बनाता है, वैसे थ्री डायमेंशनल एंगल में, सॉलिड एंगल में एक सरफेस, एक पोर्शन सेंटर पे एक एंगल बनाता है. तो बाय डेफिनेशन जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एरिया है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट. डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर. तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर दैट इज सॉलिड एंगल. थ्री डायमेंशनल एंगल है इन सिंपल लैंग्वेज. इसका यूनिट हमने देखा स्टेरेडियन. फिर हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया. हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि मून अर्थ पे किसी भी एक पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा. वो पॉइंट आपकी आंखें भी हो सकती है, आप देख रहे हो मून को, राइट. तो व्हाट इज द एंगल मेड बाय मून एट योर आई. तो आज हमको पता लग गया कि एंगल कितना बनता है. 2 × 10⁻⁵ स्टेरेडियन मून एंगल बनाता है हमारे आइज पे, राइट. तो दिस इज एवरेज वैल्यू. ये एवरेज वैल्यू है. अभी एवरेज वैल्यू क्यों है? ओके, क्योंकि मैं एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ता हूँ, मतलब आई एम रिसर्चर इन एस्ट्रोफिजिक्स. तो नॉर्मली मैं एस्ट्रोफिजिक्स के साथ रिलेट करता हूँ चीज़ों को. हम लोग जब डिस्टेंस बोलते हैं ना, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है. डिस्टेंस ऑफ द मून टू द अर्थ इज 3.84 इंटू 10⁸ मीटर. ये एवरेज डिस्टेंस है. क्यों? आपने भी बहुत बार देखा भी होगा और सुना भी होगा, कभी कभी मून बहुत बड़ा दिखता है, राइट. फिर बहुत बड़ा दिखता है और कभी कभी छोटा भी दिखता है. तो डिस्टेंस अर्थ से मून का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कम ज़्यादा होता है क्योंकि ऑर्बिट वैसा है. ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है. मतलब मून गोज अराउंड अर्थ इन इक्लिप्स. तो इलिप्टिकल ऑर्बिट है बेसिकली. तो इसलिए जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, ये हम लोग एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं. हम लोग किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहे हैं कि आज हम देख रहे हैं, तो आज मुझे बेसिकली ये इतना डायामीटर दिख रहा है. तो एनीवेज इट्स नॉट वेरी बिग डील. नॉर्मली ऑलमोस्ट सेम ही होता है. देन वी वेंट थ्रू कन्वेंशंस फॉर यूज ऑफ एसआई यूनिट्स. क्योंकि अब यहाँ से आगे हम लोग फिजिक्स में नॉर्मली एसआई यूनिट्स ही यूज़ करने वाले हैं. तो ऐसा यूनिट्स यूज़ करने के लिए कुछ तो रूल्स हैं. वो रूल्स हम लोगों ने 7 रूल्स लिख लिए. 7 इंपॉर्टेंट रूल्स. देयर इज 8 विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने स्किप कर दिया वो. तो सबसे पहला है ये है कि हम लोग नॉर्मली फिजिकल क्वांटिटी को सिंबल से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. हम लोग फुल नेम के पीछे नहीं जाते, राइट. बट समवेयर इफ यू राइट फुल नेम, तो फुल नेम कभी भी स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा, भले ही वो यूनिट एक साइंटिस्ट के नाम से, एक पर्सन के नाम से क्यों ना दिया गया हो, राइट. फॉर एग्जांपल न्यूटन, तो न्यूटन का एन स्मॉल लिखूंगा. जूल, जूल का जे भी स्मॉल लिखूंगा, सो ऑन सो फोर्थ. पास्कल, पास्कल का पी भी मैं स्मॉल लिखूंगा. पास्कल इज फॉर प्रेशर, हम देखेंगे आगे, राइट. लेकिन अगर आप सिंबल यूज कर रहे हो, सिंबल यूज कर रहे हो और अगर यूनिट एक पर्सन के नाम से है, तो फिर कैपिटल यूज होता है. जैसे न्यूटन के लिए कैपिटल एन यूज होगा, सिर्फ सिंबल, मैं पूरा फुल नेम नहीं लिख रहा हूँ, ओके. जूल के लिए कैपिटल जे यूज होगा, लेकिन लेंथ के लिए स्मॉल एम यूज होगा क्योंकि मीटर ये किसी पर्सन का नाम नहीं है. सेकंड, स्मॉल एस यूज होगा क्योंकि सेकंड किसी पर्सन का नाम नहीं है. थर्ड रूल, हम लोग कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लिखते. अगर फोर्स 10 न्यूटन का है तो मैं 10n लिखूंगा, मैं 10ns नहीं लिखूंगा, क्योंकि ns लिखने का मतलब हो जाता है, आपका बोलने का मतलब न्यूटन्स होगा, लेकिन ns का मतलब हो जाता है न्यूटन सेकेंड, राइट. आपका बोलने का मतलब होगा 10 मीटर्स,
बट आप 10 ms लिखते हो तो मतलब होता है मीटर सेकेंड, तो मीटर सेकेंड मतलब क्वांटिटी चेंज हो गया यहाँ पे। तो हम लोग प्लूरल फॉर्म इसलिए नहीं लिखते क्योंकि फिर क्वांटिटी ही बदल गया, वो फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ मीटर में होना चाहिए। अगर आपने ms लिख दिया तो उसके दो मतलब होते हैं, एक तो मीटर सेकेंड, स्पेस दिया है तो बीच में, स्पेस नहीं दिया तो मिली सेकेंड। तो इसलिए ये कंफ्यूजन हम लोगों को करने नहीं है। तो दैट्स वाई हम लोग सम रूल्स बनाते हैं, इवन दो दीज आर नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त मैंने देखा है, ये गड़बड़ देखी है मैंने, जहाँ पे 10 ms लिखा था और वो टाइम था, मतलब 10 मिली सेकेंड की बात हो रही थी। स्टूडेंट ने वो मिली सेकेंड को मिली ना लेते हुए उसने कुछ और यूज किया और आंसर कुछ और ही आया। तो +4 और -1 के बीच में, क्योंकि JEE और नीट में ये डिफरेंस होता है, +4 और -1 के बीच में एक बहुत थिन लाइन है। तो हम लोगों को वो थिन लाइन पे ध्यान देना है हमेशा। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम गलती, छोटी छोटी गलती में मार्क्स नहीं डालेंगे, बड़ी गलती तो होने देनी ही नहीं है वैसे। एनीवेज, फुल स्टॉप भी नहीं लगाते हो आप, सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगता है, जैसे 10 न्यूटन, 10 n डॉट नहीं चलता है, तो यू डोंट पुट फुल स्टॉप्स। ओके। देन अगर एक फिजिकल क्वांटिटी एक रेशो से बना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से बना है, तो जब उस डिराइव्ड क्वांटिटी का हम लोग यूनिट बनाएंगे तो हम लोग उस यूनिट को भी एज ए सिंगल रेशो लिखेंगे। तो हम लोग जैसे वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब एक्सेलरेशन, तो हम उसको मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। हम लोग उसको मीटर अपॉन सेकेंड नहीं लिखने वाले, राइट। दैट वाज फिफ्थ रूल। सिक्स्थ रूल आपका ये है कि कभी कभी प्रीफिक्स यूज करना पड़ जाता है और बहुत जगह पे करना पड़ जाता है। मैं अगर एग्जांपल लिखने जाऊँ तो मैंने दो लिखे हैं, मैं और भी लिख सकता था। I could have written 2 into 10 power minus 9 second. That will become 2 nanosecond, right? I could have written a lot of more examples, picosecond, femto, and XYZ. हम लोग बाद में आएंगे उस चीज़ पे भी। Anyways, तो बेसिकली ऐसा है कि प्रीफिक्स कभी कभी यूज करने पड़ते हैं फॉर लार्ज वैल्यूज और वेरी स्मॉल वैल्यूज। मतलब 10 के पावर की जब बात होती है, फिर माइनस पावर हो या प्लस पावर हो, तो उस टाइम पे हम लोगों को प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है। और इसलिए ये रीजन था कि हम लोग प्लूरल फॉर्म यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि देखो अब यहाँ पे 2 ms आ गया, तो मैंने जैसे बताया कि ये 2 मीटर्स नहीं है, ये 2 मिली सेकेंड है, राइट। जैसे 2 ns आ गया तो ये 2 नैनो सेकेंड है। देन लास्ट रूल था, स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस वाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यूनिट्स, क्योंकि हो सकता है ना कि आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है वो, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ यहाँ पे, मोमेंटम। मोमेंटम मास और वेलोसिटी से बनता है, राइट। तो इस केस में हम लोगों को स्पेस या हाइफन दिखाना पड़ेगा टू शो कि ये जो यूनिट हैंगे, इस यूनिट क्या बनेंगे अब, इसके यूनिट बनेंगे किलोग्राम, क्योंकि मास किलोग्राम में होता है, मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिखना पड़ेगा इसको। हाँ, तो बेसिकली हाइफन या फिर स्पेस आपको ये बताता है कि ये जो यूनिट है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, और डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट है और दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है, राइट। तो आई वांटेड टू टेक मोर टुडे, बट इट्स ओके, क्योंकि आपके इनिशियल डेज है तो थोड़ा स्लो ही जाएंगे तो बेटर है। नाउ आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड you can ask me question if you have any.